जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के प्राचीनतम स्रोतों के बारे में। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जो इतिहास है इसके प्राचीनतम स्रोत क्या क्या रहे हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहली आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इतिहास में आपको जो भी जानकारी मिलती है वो इन्हीं शिलालेखों के अंदर, इन्हीं सिक्कों के अंदर, इन्हीं ताम्रपत्रों के अंदर, इन्हीं अभिलेखों के अंदर मिलती हैं। तो यहाँ से आपको बड़े ही शानदार तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी की स्पेशल डिमांड के ऊपर ये क्लास ली जा रही है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर भी कर देना। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। पहले की हम चर्चा करेंगे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। सर्वेक्षण विभाग, देखिए हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की हम बात कर रहे हैं। इसकी जो स्थापना हुई है साथियों, वो स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। कब हुई थी? 1861 ईस्वी में इस विभाग की स्थापना की गई थी। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो है साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। किसके द्वारा की गई है? अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापना की गई। तो यहाँ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था, ये भी कार्य क्या होता है? तो कार्य देखिएगा, इसका कार्य ये होता है कि सर्वेक्षण विभाग जो है ये जो भी शिलालेख है, जो भी जानकारी है, उनको एकत्रित करने का क्या करता है? ये कार्य करता है। यानी पुरातात्विक स्रोतों के उत्खनन, सर्वेक्षण, संग्रहण और अध्ययन एवं प्रकाशन आदि का ये कार्य करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुरातात्विक जो स्रोत है उसका क्या करता है? पुरातात्विक क्या बोलते हैं अपन, पुरातात्विक सर्वेक्षण करता है ये, और ये उत्खनन करता है। उत्खनन ये जो है जानकारी प्राप्त करवाता है, जानकारी। ठीक है जी, पुरातात्विक सर्वेक्षण करता है, उत्खनन करता है, जानकारियां देता है। ठीक है जी, ये इसके कार्य हो जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे की सर इसके बारे में और क्या जानकारी आती है। देखना है कि ये अध्ययन और प्रकाशन करवाने का काम भी इसी का होता है ना? अध्ययन और प्रकाशन, अध्ययन व प्रकाशन का कार्य भी इसी विभाग का है। यानी शिलालेखों का पुरातात्विक जो स्थल होंगे उनका सर्वेक्षण यही करेगा, उनका उत्खनन भी यही करेगा, उनके बारे में जानकारी भी यही जुटाएगा, उनका अध्ययन भी यही करेगा और उसका प्रकाशन भी यही विभाग करेगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इनके बाद हम आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे कि इसका जो पुनर्गठन किया गया था इस आयोग का, वो पुनर्गठन 1871 ईस्वी में किया गया है। और 1871 ईस्वी में करने वाले थे, उनका नाम था ACL कलाइर्ल, है ना? इनका पुनर्गठन किया गया 1861 ईस्वी में। इस विभाग का पुनर्गठन किया गया इसका 1871 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुआ है? इनके द्वारा हुआ है। ठीक है जी, अब मैंने क्या बताया है कि भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग है, इस विभाग की स्थापना 1861 में हुई है। इसके जो संस्थापक है वो अलेक्जेंडर
कनिंघम है। और कार्य क्या है, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण करना, उत्खनन करना, जानकारियां देना और अध्ययन और प्रकाशन करना। इसका पुनर्गठन किया गया था 1871 में, और किसके द्वारा, तो ये याद रखना, कार्लाइन के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। पूरा नाम है SCL है ना, SC, इंग्लिश में लिख देता हूं, SCL, क्लारइन। ठीक है जी, पूरा नाम हो जाएगा SCL क्लारइन। पुनर्गठन किया गया इस विभाग का। नेक्स्ट, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, वो बात करेंगे अभिलेखों के बारे में। और अभिलेखों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख कोई जानता है क्या अभिलेखों के बारे में? कमेंट करके बताएं मुझे। अगर अभिलेख के बारे में आप जानते हो तो कमेंट करके बताएं कि अभिलेख एक्चुअली में होते क्या है। देखिएगा, अभिलेख की जब भी जानकारी आती है तो आपको याद रखना है, किसी भी स्थान पर उत्कीर्ण जो लेख होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। किसी भी स्थान पर उत्कीर्ण लेख को क्या कहते हैं? अपन अभिलेख कहते हैं। किसी भी स्थान पर उत्कीर्ण लेख को क्या कहते हैं? उत्कीर्ण लेख, इनको हम कहते हैं अभिलेख। क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे अभिलेख रहे हैं जहां जहां से हमें प्राप्त हुए, उन सब की हम बात करेंगे। इनके जो प्रकार होते हैं वो प्रकार सामान्यतः हम बात करते हैं 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार है इसके? तो इसके प्रकार है सामान्यतः 4 अभिलेख। देखो, एक तो होता है शिलालेख, जो पत्थर पर लिखे गए लेख है, शिलालेख है। इनके बाद में हम बात करते हैं ताम्रपत्र। कौन से हो जाएंगे? ताम्रपत्र। ताम्रपत्र के बाद हम बात करते हैं आगे, तो वो हो जाएगा अपना प्रशस्ति। कौन सा हो जाएगा? प्रशस्ति। प्रशस्ति के बाद अगर हम चर्चा करें तो आगे का हो जाएगा आपका सिक्के। क्या हो जाएगा? सिक्के। ये 4 प्रमुख इनके प्रकार माने जाते, शिलालेख, ताम्रपत्र, प्रशस्ति और सिक्के। इसमें वैसे और भी अन्य भी देखें तो अपन अन्य गुहालेख भी होता है, गुहालेख। ठीक है जी, गुहालेख होता है इसमें। और इनके आगे बात करें, स्तंभ लेख भी होते हैं, स्तंभ लेख। ये 2 अन्य भी याद रखने हैं अपने को। क्या है? अन्य भी याद रखने हैं। अच्छा, अभिलेखों के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, ये भी अपने को विशेष इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने को याद रखना है। देखिए, इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो अभिलेख है इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी, इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्रोत अभिलेख हैं, वो कारण क्या है इनका? क्यों? क्योंकि ये तिथि युक्त होते हैं और इनकी तिथि में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। देखो, पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं, अभिलेख होते हैं। कारण क्या है? कि ये तिथि युक्त होते हैं। क्या होते हैं ये अभिलेख? तिथि युक्त होते हैं। तिथि युक्त व कोई बदलाव नहीं होता है इसमें, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। यानी ये ऐसे अभिलेख जो है बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं पुरातात्विक विभाग के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्या नहीं होता है, ये तिथि युक्त होता है और इनके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इनके बाद आगे हम बात करते हैं कि इनकी प्रारंभिक भाषा कौन सी थी, तो इनकी प्रारंभिक भाषा थी संस्कृत। यहां पर लेते अभिलेखों की जो प्रारंभिक भाषा थी, वो प्रारंभिक भाषा कौन सी है? प्रारंभिक भाषा हो जाएगी वो है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि आगे किस प्रकार का हमें पढ़ने को मिलता है, वो है शिलालेख।
यानी शिलालेख का मतलब है पत्थर पर उत्कीर्ण लेखों को हम क्या कहते हैं? शिलालेख। ये अभिलेख हो गया, इसके बाद चलते आगे शिलालेख। शिलालेख इनके बारे में क्या आता है कि पत्थर पर उत्कीर्ण लेख को क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। पत्थरों पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं। वैसे शिलालेख जो हम जानते हैं, अनेक जो राजवंश हुए हैं उन राजवंशों की जानकारी के लिए शिलालेख बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। इसके बाद आती है प्रशस्ति। ऐसे अभिलेख जो किसी भी सतह पर उत्कीर्ण हो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। शिलालेख के बाद में है प्रशस्ति। अच्छा, प्रशस्ति बहुत सारी जगह, जैसे राज सिंह प्रशस्ति है ना, और भी बहुत सारी प्रशस्तियां हुई हैं, जैसे राय सिंह प्रशस्ति है। किसी शासक की उपलब्धियां और यशोगान जो गाया जाता है वो प्रशस्ति के अंदर किया जाता है। और ये जो है किसी भी सतह पर उत्कीर्ण होते हैं, यानी कहीं पर भी उत्कीर्ण कर दिया जाता है किसी भी सतह पर। तो याद रखना ये क्या है? किसी भी सतह पर अंकित होते हैं, किसी भी सतह पर अंकित होते हैं, सतह पर अंकित होते हैं। और ये राजा महाराजाओं की गुणगान और यशोगान के लिए प्रशस्ति लिखी जाती है। राजाओं व महाराजाओं का यशोगान होता है प्रशस्ति में। ठीक है जी। इनके बाद हम आगे चलते हैं। प्रशस्ति के बाद की किसी भी सतह है, मान लीजिए कोई भी, जैसे हम राज प्रशस्ति की बात करें तो वो नौचौकी की पाल, वहां पर सतह पर वो अंकित है। जैसे राय सिंह प्रशस्ति की बात करते हैं, बीकानेर के अंदर है। इनके बाद चलते हैं ताम्रपत्र। ताम्र पर उत्कीर्ण जो लेख होते हैं उसे हम ताम्रपत्र बोलते हैं। मुद्रा के रूप में इतिहास की जानकारी जो मिलती है वो सिक्कों से मिलती है। तो नेक्स्ट हो जाएगा ताम्रपत्र। क्या है ताम्रपत्र? यानी ताम्र पर उत्कीर्ण लेख। ताम्र पर क्या है? उत्कीर्ण लेख क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके ताम्रपत्र। फिर होते सिक्के। सिक्के क्या है? सिक्कों से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। सिक्कों से भी, जैसे अकबर ने चलाया था एलची सिक्का, तो मुद्रा के रूप में जो इतिहास मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? सिक्के कहते हैं। मुद्रा के रूप में इतिहास की जानकारी, ये मिलती किसमें है? तो ये सारी की सारी जानकारी सिक्कों में मिलती है। तो पहला अपन ने देखा था अभिलेख, दूसरा है शिलालेख, तीसरा प्रशस्ति, चौथा आपका हो गया ताम्रपत्र और पांचवा है सिक्के। ये चार भाग थे, इनके बारे में हमने चर्चा करी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है वो मौर्य सम्राट अशोक के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? मौर्य सम्राट अशोक के मिलते हैं, जो कि किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत और फारसी भाषा में मिलते हैं। किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत और फारसी भाषा में मिलते हैं। भारत के जो महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करें, महत्वपूर्ण वे प्राचीन अभिलेख, ये मौर्य सम्राट अशोक के समय के, मौर्य सम्राट अशोक के माने जाते हैं। अशोक के शिलालेख सबसे प्राचीन माने जाते हैं। अशोक ने वैसे बहुत सारे शिलालेख लिखवाए थे, जिसमें बड़े शिलालेख भी थे, लघु शिलालेख भी थे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है।
अशोक के जो शिलालेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख, ये जो शिलालेख लिखे गए हैं ये लिखे गए फारसी और प्राकृत भाषा में, फारसी व प्राकृत भाषा में। वैसे खरोष्टी भी उपयोग में ली है इन्होंने, खराष्टी भी उपयोग में ली है भाषा, इन्होंने याद रखना है। इनके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि भारत के अंदर जो लिपि प्रयोग में ली गई, जैसे ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी है, यूनानी है एवं अरेमाइक लिपि, इनका इन्होंने सबसे ज्यादा उपयोग किया है। प्राकृत और मगधी भाषा थी, ठीक है जी। यहां पर फारसी की जगह मैं मगधी जोड़ दूं, मगधी और प्राकृत भाषा है। इसमें लिपि का प्रयोग किया है इन्होंने, कौन सी लिपि है? तो लिपि हो जाएगी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी, ब्राही लिपि, ब्राही या ब्राह्मी लिपि कहते हैं, ब्राह्मी।